92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी रोहन की दिवाली, बिना किसी एड ब्रेक के। स्कूल का आखिरी घंटा चल रहा था। छुट्टी होने में 5 मिनट की देरी थी, लेकिन रोहन को घर जाने की उतावली हो रही थी। वो धीरे धीरे खिसक के दरवाजे के पास वाली बेंच पे बैठ गया। घंटी बजते ही स्कूल का गलियारा बच्चों की आवाजों से गूंज उठा। बस्ता लेकर रोहन ने ऐसी दौड़ लगाई जैसे किसी रेस में हिस्सा ले रहा हो। दिवाली की छुट्टियों की बात सोच सोच के उसके मन में फुलझड़ियां और पटाखे फूट रहे थे। सारा याद शहर दिवाली की मस्ती में सराबोर था। नए रंग रोगन से पुते याद शहर के घर, फूलों और लाइटों से सजी दुकानें, हर तरफ नई खुशबू, नया रंग दिखाई दे रहा था। दौड़ते दौड़ते थक गया था, लेकिन कदमों की तेजी रोहन ने बरकरार रखी थी। सुनहरी धूप पे 2 नन्हे पैर गोविंद नगर मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक गाड़ी उनके पास आके रुकी। अरे रोहन, तू पैदल जा रहा है? ऑटो नहीं मिला? नहीं आकाश, पैदल चलने से शरीर मजबूत होता है और ऑटो के 4 रुपए भी बचते हैं। अरे पैदल चलेगा तो थक जाएगा। आजा अंदर बैठ जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। कुछ सोच के रोहन गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी की खिड़की से याद शहर पीछे की तरफ भाग रहा था। रोहन सड़क के किनारे लगी पटाखों की छोटी छोटी दुकानों को गिन रहा था। उसे चुपचाप देखकर आकाश ने पूछा, तू दशहरे के मेले में क्यों नहीं आया? अरे दशहरे के मेले में फजूल खर्ची होती है। पापा ने कहा है कि दिवाली में खूब पटाखे लाएंगे। गाड़ी तेजी से गोविंद नगर की ओर बढ़ रही थी। मोहल्ले की सड़क आते ही खेलते हुए बच्चों का हुजूम दिखाई दिया। आज गेंद बल्ला छोड़ के सब बच्चे पटाखे वाली बंदूक से चोर पुलिस खेल रहे थे। गाड़ी का दरवाजा खोल के रोहन जैसे ही नीचे उतरा, आकाश ने पीछे से आवाज लगाई, शाम को तैयार है ना? मैं अपनी बंदूक लेके आऊंगा, चोर पुलिस खेलेंगे। रोहन ये सोच के उदास हो गया कि आज भी चोर उसको ही बनना पड़ेगा। रोहन के पास पटाखे वाली बंदूक नहीं थी। घर पहुंचते ही उसने बस्ता बिस्तर पे रखा। ऑटो में न जाने के कारण बचे हुए वो 4 रुपए अपनी गुल्लक में डाल दिए और एक बार जोर से अपनी गुल्लक को हिलाया। रोहन की आंखें फुलझड़ियों से चमक उठी। सिक्कों की आवाज सुन के उसके दिल को सुकून मिला। तभी पीछे से पापा की आवाज आई, आ गया रोहन, देख टेबल पे लिस्ट पड़ी है, बाजार जाके सामान ले आ। यूनियन वाले आते ही होंगे, भगवान ने चाहा तो आने वाले दिनों में बहाली हो जाएगी। उम्मीदें उम्मीदें, ढेर सारी उम्मीदें। इस बार की दिवाली ढेर सारी उम्मीदों के साथ जुड़ी थी। रोहन बड़ी बेसब्री से दिवाली का इंतजार कर रहा था और वक्त था कि कटने का नाम नहीं ले रहा था। पिछले 2 सालों से उसके घर में 2 अलग अलग किस्म के हादसे हो चुके थे, जिन्होंने घर को जड़ से हिला दिया था। पहले साल रोहन की मम्मी के गुजर जाने के कारण और दूसरे साल पापा की नौकरी से सस्पेंशन हो जाने की वजह से दिवाली मातम में ही गुजरी थी। साल भर पहले याद शहर की उत्तरी लाइन में रेल हादसे के कारण कुछ लोगों की जान चली गई थी। उसके कारण 13 गैंगमैन को बर्खास्त कर दिया गया था। रोहन के पापा रामेश्वर गुप्ता उनमें से एक थे। मगर कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हालात सुधर जाएंगे। साल भर से नौकरी की बहाली का इंतजार कर रहा रामेश्वर यूनियन के लोगों को बुलाकर एक कोशिश और करने जा रहा था। रोहन थैला लेके बाजार के लिए निकला ही था कि रामेश्वर ने उसके हाथ में कुछ रुपए पकड़ा दिए। अपने लिए पटाखे वाली बंदूक ले आना। मुट्ठी को जोर से बंद करके रोहन सोचने लगा कि मम्मी की तरह पापा को भी मन की बात पढ़नी आ गई है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। यूनियन के लोग कुछ ही देर में आने वाले थे। इसकी तैयारी में रोहन भी जुटा था। रामेश्वर को यूनियन के अध्यक्ष शंकर लाल पे पूरा भरोसा था, इसलिए खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। रसगुल्ला मुंह में खोंसते हुए शंकर लाल बोले, देखो रामेश्वर, हम जानते हैं गलती इंजीनियर की है, पर उसके भी तो बीवी बच्चे हैं। मैं तो कहता हूँ भगवान शंकर की तरह तुम लोग भी जहर पी जाओ। अरे 13 लोगों का निकालना कोई मजाक बात थोड़े है। कुछ दिन में केस ठंडा पड़ जाएगा और तुम्हारी बहाली हो जाएगी। रामेश्वर नरम आवाज में बोला, चौधरी साहब, ये कैसा समाधान दे रहे हैं आप हमको? अगर हमने गलती मान ली तो पूरा केस हमारे खिलाफ हो जाएगा।
अरे जब हादसा हुआ तो मेरी तो ड्यूटी भी खत्म हो चुकी थी। देखो रामेश्वर, गैंगमैन की ड्यूटी तब तक है जब तक वो साइड पे मौजूद है, और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी गलती के कारण ही हादसा हुआ। अभी हेडक्वार्टर के लोग आए हैं, इस बार मामला नहीं सुलटा तो समझ लो 6 महीने और लग जाएंगे। एक अजीब से मोड़ पे सभा बर्खास्त हुई। किसी समाधान की तलाश में रामेश्वर यूनियन के दफ्तर की ओर चल दिए। ढेर सारी तन्हाई और होमवर्क के साथ रोहन पीछे रह गया। रोहन जल्दी जल्दी होमवर्क करने लग गया क्योंकि कुछ देर में पार्क में खेल शुरू होने वाला था। 5 बजते ही मोहल्ले के बच्चे पार्क में इकट्ठा होने लगे। कुछ बच्चे बंदूक वाले पटाखे लेने गए थे। इस बीच सभी अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारियों की बातें करने लगे थे। रोहन इनके बीच चुपचाप बैठा था। आकाश ने उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा, रोहन तू दिवाली पे अपने लिए क्या लेगा? चेहरे पे एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए वो बोला, यार मैं इस बार अपने लिए साइकिल खरीदूंगा। अपनी गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, कम पड़े तो पापा से मांग लूंगा। बस पापा की नौकरी फिर से लग जाए। जब हालात बुरे होते हैं तो बचपन बड़ी तेजी से गुजर जाता है। कोई 11 साल का था रोहन, लेकिन घर की परेशानियों ने उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था उसको। कुछ ही देर में जब सब लोग अपनी बंदूकें लेके पार्क में इकट्ठा हुए तो आकाश ने खेल शुरू करते हुए कहा, अच्छा जिसके पास बंदूक नहीं वो चोर बनेगा। बंदूक वाले पुलिस बन के उसको ढूंढ के गोली चलाएंगे। इतना कहना था कि सब बच्चों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली, सिर्फ रोहन को छोड़ के। रोहन को अकेला चोर बनते देख आकाश को बुरा लगा। उसने एक और ऐलान किया, इतने लोग एक चोर को ढूंढेंगे? यार 1-2 लोग और बन जाओ चोर। आकाश की अपील का बच्चों पर कोई असर नहीं हुआ। इतने सारे पुलिस वालों के बीच में रोहन अकेला चोर बना खड़ा था। उसकी मजबूरी हर तरफ से उस पर हमला कर रही थी। आकाश ने सबकी तरफ देखा और आखिर में अपनी बंदूक रख के वो खुद रोहन के साथ चोर बन गया। चोर बनते बनते रोहन को काफी प्रैक्टिस हो चुकी थी, सो दोनों ने मिलकर बाकी बच्चों को खूब छकाया। खेल खत्म होने के बाद दोनों गलियों से होते हुए भागते भागते अपने घर की ओर जा रहे थे। अचानक एक तीखे मोड़ पर रोहन का पैर फिसला और वो जमीन पे आ गिरा। सामने उसकी जेब से खिसकी हुई बंदूक पड़ी थी। आकाश बंदूक देख के हैरान हो गया। तेरे पास बंदूक थी, तू चोर क्यों बना? बंदूक पे लगी धूल झाड़ते हुए रोहन ने कहा, मेरे पास बंदूक तो थी मगर पटाखों के लिए पैसे नहीं थे। तू मुझसे मांग लेता यार। नहीं यार, पापा कहते हैं किसी को दे नहीं सकते तो उससे कोई चीज मांगनी भी नहीं चाहिए। खुददारी की छोटी सी सीख रोहन ने बचपन में ही सीख ली थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। शाम ढल चुकी थी। रोहन तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरा होते ही पूरा याद शहर रोशनी से जगमगा गया। दिया बत्ती के जमाने जा चुके थे। हर घर चाइना लाइट से सजा हुआ था। मंदिर पर रुक के रोहन ने अंधेरे में डूबे अपने घर के लिए थोड़ी सी रोशनी मांगी। दरवाजे की कुंडी खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो 40 वॉट की मायूस रोशनी में रामेश्वर किसी से बात कर रहे थे। रजनीश भाई, मैं और पैसे कहां से लाऊंगा? आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। अरे साल भर से आधी तनख्वाह में घर चला रहा हूं। सरिता की बीमारी का जो उधार लिया था सो अलग। वकील साहब पड़ोसी होने का लिहाज तो कर सकते हैं। रामेश्वर, मैं समझ रहा हूं मगर ये वकील लोग बगैर पैसों के पेशी नहीं करते। पहले भी हम कई बार पैसे देने में देरी कर चुके हैं। अरे यहाँ हमारी जान पे बनी है और उनको एडवांस की सूझ रही है। आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है, रामेश्वर ने कहा। रामेश्वर, सुना है वकील साहब पैसों के मामले में बहुत काइयां हैं, बगैर दमड़ी के काम नहीं करेंगे। तुम चाहो तो एक बार बात कर लो, हो सकता है मान जाए। पीछे खड़ा रोहन सारी बातें सुन रहा था। वो समझ गया था कि पापा की नौकरी की बहाली आसान नहीं है। दिवाली आने में 2 हफ्ते का वक्त रह गया था। मोहल्ले भर के बच्चे दिन गिन गिन के इंतजार कर रहे थे। रोहन सोच रहा था कि काश पापा की नौकरी वापस लगने तक दिवाली आती ही नहीं। वो जानता था कि पापा उससे बहुत प्यार करते हैं और अगर दिवाली ना हुई तो पापा को बहुत बुरा लगेगा। वहीं दूसरी ओर पापा सोच रहे थे कि 2 साल के बाद भी त्योहार में रौनक न हुई तो रोहन का दिल टूट जाएगा। ये सोच सोच के वक्त बेवक्त आंखें नम हो जाती थी। खुद को संभालते हुए रामेश्वर बोला, अरे रोहन, दिवाली किस तारीख को है? रोहन को तारीख और वार जबानी याद थे।
मगर वो चाहता नहीं था कि पापा को उसकी बेसब्री के बारे में पता चले। पता नहीं पापा। और रामेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी मजबूरी बच्चे पे जाहिर हो। उसने कहा, अच्छा रोहन, तुझको दिवाली में क्या चाहिए? तेरा कैरम बोर्ड पुराना हो गया, नया ला दूं? या फिर वो साइकिल जो तू पिछली बार मांग रहा था? पापा, कैरम बोर्ड ठीक है, और अगली सर्दियों से पहले मैं साइकिल चलाना भी सीख लूंगा। इस बार आकाश और मनीष भी बाहर जा रहे हैं, फिर मैं साइकिल दिखाऊंगा किसको? तभी दरवाजे को खोल के आकाश बेधड़क अंदर घुस गया। रोहन देख, मेरे चाचू मेरे लिए साइकिल लाए। दिवाली वाले दिन इसी पे बैठ के मंदिर चलेंगे। तू चलाना और मुझको भी सिखा देना। अभी गिफ्ट और भी हैं, शाम को दिखाता हूं तुझको। आकाश इतना कह के उसी स्पीड से वापस चला गया। रामेश्वर दरवाजा बंद करके रोहन की तरफ मुड़े। तू तो कह रहा था कि... दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों की नमी को पहचान गए। रोहन आगे बढ़ा और काफी देर तक रामेश्वर से लिपट के रोता रहा। आज वो अपने अच्छे पापा का सबसे अच्छा बेटा बन गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। दिन भर का थका हुआ रोहन पापा के कंधे पे ही सो गया। रामेश्वर रोहन को कमरे में लिटा तो आया, मगर उसको खुद नींद नहीं आई। मन में बार बार यह ख्याल आता कि आसमान में किसी तारे की तरह चमक रही होगी उसकी सरिता। वहां से देख रही होगी अपने छोटे से इस घर को। रामेश्वर का अपराध बोध सरिता की आवाज बन के उससे सवाल कर रहा था, तुम रोहन को अच्छी जिंदगी नहीं दे रहे हो राम। अच्छी जिंदगी तो दूर, वो तो छोटी छोटी खुशियों से भी महरूम है। रामेश्वर आंखें झपकता तो कुछ बूंदें उसके गालों में ढलक जाती। करवट बदलकर वो अपने हालातों से 2 पल की मोहलत मांग रहा था। मुश्किलें उसका पीछा छोड़ें तो वो जरा देर सो ले। रामेश्वर ने नींद से कोसों दूर पड़ी अपनी आंखों को खोला और मन में सोचा, मैं रोहन के लिए कोई कमी नहीं होने दूंगा सरिता। तुम देखना, इस बार वो बड़ी धूम से दिवाली मनाएगा। सवेरे उठकर रामेश्वर रसोई में जाके नाश्ते की तैयारियां करने लगा, मगर रोहन अब तक नींद में डूबा हुआ था। उसने रसोई से आवाज लगाई, रोहन उठो, आज स्कूल नहीं जाना क्या? रोहन ने उनींदी आवाज में जवाब दिया, पापा आपको कोई बात याद नहीं रहती, कल ही तो बताया था मेरी स्कूल की छुट्टियां हैं। चाकू और थाली किनारे रख के रामेश्वर सोचने लगा कि वाकई कितना भुलक्कड़ हो गया है वो। ये भी भूल गया कि आज उसकी तनख्वाह आने वाली है। सस्पेंशन में गुजरे 1 साल में महीने के 15 दिन केस की भागम भाग में निकलते थे और बाकी का महीना आधी तनख्वाह के इंतजार में। किसी तरह का कोई समाधान न मिलने पर रामेश्वर बुरी तरह टूट चुका था। मुसीबत के वक्त रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया था। प्याज कट चुका था, लेकिन आंसू अब भी बह रहे थे। उसने कमीज के बाएं बाजू से आंखों को पोंछा। घर के सारे काम निपटा के उसने अलमारी खोली और अपनी छोटी सी पासबुक उठाकर एंट्री करवाने बैंक की तरफ चल दिया। तनख्वाह आधी मिलने वाली थी, लेकिन रामेश्वर ने खर्च का पूरा हिसाब लगा लिया था। क्लर्क मिश्रा जी उसकी पासबुक लौटाते हुए बोले, कोई नई एंट्री नहीं है। रामेश्वर का दिल डूब गया। अरे जरा ठीक से देखिए मिश्रा जी, तनख्वाह 5 तारीख को ही ट्रांसफर होती है। मिश्रा जी भड़क के बोले, तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें कमजोर हैं? जब पैसा आए नहीं तो एंट्री क्या खुद लगा दूं? बैंक से निकलते ही रामेश्वर को अपने कदम भारी लगने लगे। पतझड़ के पत्तों की तरह उसके सपने टूट टूट के बिखर रहे थे। खाली हाथ घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। बड़ी देर तक वो बेमकसद बाजार की गलियों में घूमता रहा। रामेश्वर गली के छोर तक पहुंचा ही था कि उसका फोन बज उठा। रामेश्वर, मैं शंकर लाल बोल रहा हूँ। हेडक्वार्टर से आई टीम तुमसे बात करना चाहती है, तुम जल्दी से दफ्तर आ जाओ। अचानक रामेश्वर के कदमों को एक मकसद मिल गया था। वो भागा भागा रेलवे दफ्तर पहुंचा। दरवाजा खोला तो देखा बड़े साहब के दफ्तर में 5 लोग बैठे थे। थोड़ी देर तक आपस में बात करते हुए उनमें से एक आदमी बोला, देखो रामेश्वर, हमने सारे मामले की तफ्तीश कर ली है। तुम्हारा केस तगड़ा लग रहा है, लेकिन सब कोर्ट के हाथ में है। अगर फैसला तुम्हारे हक में हुआ तो डिपार्टमेंट तुमको ड्यूटी में वापस ले लेगा। रामेश्वर की आंसुओं से भरी आंखें दिवाली के दिए की तरह चमकने लगी। एक पल को उसको लगा जैसे जिंदगी लौट के उसके पास आ रही हो।
आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अपनी मुफलिसी से परेशान हो चुके रामेश्वर के लिए बहाली की उम्मीद किसी अजूबे से कम नहीं थी। वो दरवाजा खोल के अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा रोहन पूजा घर में बैठा कुछ बड़बड़ा रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करना मम्मी, मैं पापा को तंग नहीं करूंगा, मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगा। रामेश्वर के कदम दरवाजे पे ही रुक गए। एक दिन उसी ने तो बताया था कि माँ भगवान के पास गई हैं। रोहन के मुड़ते ही रामेश्वर ने उसको गले से लगा लिया। रूंधी हुई आवाज में कहा, बेटा तेरा बाप इतना मजबूर नहीं है, मुकदमा हमारे हक में होगा, आज मैं खुद वकील साहब से मिलने जाऊंगा। रामेश्वर रोहन को साथ लेके वकील साहब से मिलने उनके दफ्तर चल दिया। दिल में बेचैनी थी। पिछली 3 सुनवाइयों से उसने वकील साहब को पैसे नहीं दिए थे, लेकिन अब तो उसकी मुश्किलें हल होने वाली थी। नौकरी बहाल होते ही वकील साहब का सारा पैसा चुका देगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद रामेश्वर को केबिन में बुलाया गया। रोहन बाहर बैठा रहा। हाँ कहो रामेश्वर। बैठने का इशारा पाते ही रामेश्वर ने अपनी बात बढ़ाई। वकील साहब, परसों केस का फैसला होना है। हाँ मैं जानता हूँ, वकील साहब ने कहा। तुम पैसे लेके आए हो? वकील साहब, बहाली होते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगा। और बहाल नहीं हुआ तो? रामेश्वर, ये अदालत की कार्रवाई है, जहां 1 साल लगा है दूसरा भी लग सकता है। लेकिन वकील साहब, आप ही तो कह रहे थे कि केस मजबूत है। देखो रामेश्वर, वकालत कोई दान पुण्य का धंधा तो नहीं है। वो तो शंकर भाई के कहने पे मैंने ये केस ले लिया, वरना बिना एडवांस के मैं कागजात पे हाथ तक नहीं लगाता। अरे 3 सुनवाई से तुमने पैसे नहीं दिए, आखिर इंसानियत की कोई हद होती है। रामेश्वर के पास गुहार लगाने के लिए लफ्ज नहीं थे। स्प्रिंग वाले दरवाजों से रोहन पापा के उदास चेहरे को देख रहा था। रोहन को साथ लेकर रामेश्वर धीमे उदास कदमों से वापस आने लगा। उसको लगा जैसे सरिता ऊपर आसमान से सब कुछ देख रही है और पूछ रही है, रामेश्वर, इस बार क्या रोहन की दिवाली नहीं होगी? घर पहुंचते ही रोहन सीधा अपने कमरे में गया। बिस्तर के पीछे रखे बक्से की गहराई में दबे अपने गुल्लक को निकाला और एक बार जोर से हिलाया। सिक्कों की खनक से उसके होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। रामेश्वर को बिना बताए रोहन पीछे के दरवाजे से निकल गया। गुल्लक वाले थैले को अपनी कांख में दबाए रोहन तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में खेलते बच्चों के हुजूम में से आकाश ने उसको आवाज लगाई, अरे रोहन, कहाँ जा रहा है? आजा, चोर पुलिस खेलेंगे। रोहन ने हाथ उठा के ना का इशारा किया। बहुत जरूरी काम है, शाम को मिलता हूं। चलते चलते रोहन एक बिल्डिंग के पास आके रुक गया। अंदर जाने वाला था कि चौकीदार ने उसको रोक लिया। किससे मिलना है? रोहन ने थैला आगे करते हुए कहा, मेरे पापा यहाँ काम करते हैं, उनको देना है। अंदर जाने की इजाजत मिलते ही रोहन सीढ़ियों पे चढ़ गया। पहली मंजिल पे वकील सुरेंद्र प्रकाश का दफ्तर था। वकील साहब दफ्तर के बाहर ही खड़े थे। रोहन धीमे कदमों से उनकी ओर गया और अपनी गुल्लक आगे करते हुए कहा, आपको पैसे चाहिए ना? ये रहे पैसे, मगर प्लीज मेरे पापा का काम कर दीजिए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। लोहे की छोटी सी गुल्लक हाथ में थामे रोहन शहर के नामी वकील से जिरह कर रहा था। उसकी बेबाकी देख के वकील साहब एक पल को सकते में आ गए। उन्हें खामोश हैरान खड़ा देख के रोहन बोला, अंकल मुझे मालूम है पूरे नहीं है, मगर इतने कम भी नहीं है, 1 साल से बचा रहा हूं। वकील साहब ने रामेश्वर के बेटे को गली में खेलते तो कई बार देखा था, मगर उस छटाक भर के लड़के के अंदर इतनी हिम्मत होगी ये उन्होंने नहीं सोचा था। जरा सी जिद, जरा सी मासूमियत दिखाते अपने पापा के इस नन्हे वकील के सामने याद शहर के नामी वकील से दलील देते नहीं बना। जब वकील साहब कुछ नहीं बोले तो रोहन अपनी गुल्लक उनकी मेज पे छोड़ के घर वापस चला आया। वकील साहब काफी देर तक उस गुल्लक को देखते रहे। इधर रामेश्वर ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। दिवाली आने को बस चंद दिन थे, लेकिन आसपास के घरों से शाम ढलते ही पटाखों की आवाज आने लगती।
रोहन छत पर चढ़ के आतिशबाजी की रंगीन रोशनी को आंखों में भर लेता। नीचे उतरकर घर की उस दीवार को देखता जहां 3 साल पहले हुई पुताई में उसने एक आड़ी टेढ़ी रंगोली बना रखी थी। कभी कभी आकाश उसको अपने साथ ले जाता और पटाखे चला के दिखाता, लेकिन पटाखे चलाने का मजा तो तब है जब सुतली से कागज हटा के खुद आग लगाई जाए। जब मन आए तब शोर करें, जब मन आए तब रोशनी करें। सड़कों पे लगी दुकानों में सजे पटाखों के रंगीन कागज में पैकेट देखकर रोहन का मन ललचा जाता, लेकिन उसने कभी अपने पापा से इनको लेने की जिद नहीं की। अपने छोटे से मन को उसने समझा लिया था कि ये खुशी, ये रोशनी, ये मजा उसके लिए नहीं है। अपनी सारी पूंजी, अपनी गुल्लक जिसकी खनक उसके दिल को उम्मीद से भर देती थी और उसके होठों पे मुस्कुराहट बिखेर देती थी, वो गुल्लक वो वकील साहब को दे आया था। लेकिन उसको इस बात का अफसोस नहीं था, बल्कि तसल्ली थी कि अपने पापा की खुशी के लिए उसने भी एक कोशिश की। रामेश्वर अपनी हिम्मत हार चुका था। सुनवाई वाला दिन आया और चला गया। वो कोर्ट नहीं गया, टूट गया। पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकला, न जागा न सो पाया। शाम ढले दरवाजे की कुंडी खड़कते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दिवाली का मौका है, अगर कोई मेहमान या रिश्तेदार आ गया तो वो खातिरदारी भी नहीं कर पाएगा। बड़ी हिम्मत से उसने दरवाजा खोला और सामने खड़े शख्स को देख के हैरान हो गया। वकील साहब आप? रामेश्वर, आज मुकदमे की सुनवाई में नहीं आए? वकील साहब, मुझको लगा पैसों की वजह से आप नहीं आएंगे, और आप नहीं आएंगे तो केस तो हारना ही था। मुबारक हो रामेश्वर, फैसला तुम लोगों के हक में हुआ है। कुछ दिनों में तुम्हारी नौकरी बहाली के ऑर्डर आ जाएंगे। अरे अंदर आने को नहीं कहोगे? रामेश्वर के लिए वक्त जैसे वहीं ठहर गया था। जीने मरने का सवाल अगर इतनी आसानी से हल हो जाए तो यकीन नहीं होता। पर वकील साहब, आपको पैसे किसने दिए? वकील साहब ने उंगली से इशारा किया। उसने। पीछे दरवाजे के पास रोहन खड़ा था। वकील साहब रोहन की तरफ मुड़े। तुम्हारी गुल्लक देने आया हूं। तुमने इसकी चाबी तो दी नहीं? बस इतनी सी थी ये कहानी।